Cheers, producer. Cheers, sir. And music. And cheers, फ्रीडम फाइटर. आप भी प्लीज फ्रीडम फाइटर भी cheers कर रहे हैं. गोपाल हमने आपके लिए नहीं मंगाई. माफी माफी माफी. अच्छा म्यूजिक. हाँ म्यूजिक. Cheers. सर -1 हो गया फाइनली. ऑफिशियली -1. क्या हुआ -1? उमर निपट गया सर. उमर की उम्र जो थी वो उतनी थी. वो उमर की उम्र हो गई. हाँ, उतनी थी. डीएनए से कंक्लूसिव प्रूफ ये मिल गया है कि गाड़ी के अंदर डॉक्टर उमर ही था. हाँ. और उसने खुद की सर्जरी कर ली. महबूबा मुफ्ती क्या बोल रही है कि मतलब परेशान मत करो लोगों को. हाँ हाँ. अब सर देखिए कुछ लोगों को छोड़ देना है. मुझे पता नहीं यार. मुझे एक बात ये नहीं पता. ये जो महबूबा मुफ्ती वाला, एक मिनट, लेट मी हाँ लगाइए भैया स्क्रीन पे. पता नहीं हमने ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्या गुनाह है अजीम हमने कर दिया है कि महबूबा मुफ्ती ने हमें ब्लॉक कर दिया ट्विटर पर. क्यों? बड़े लोग सर, बड़े लोगों को बड़े लोग ब्लॉक करते हैं. छोटे मोटे यूट्यूबर हैं हम. मोटे नहीं, लद गए वो जमाने. वो लद गए जमाने जब हम मोटे यूट्यूबर हुआ करते थे. हम सिर्फ छोटे यूट्यूबर है. छोटे मैं छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा यूट्यूबर. हाँ तो उमर की उम्र खत्म हो गई. उमर की उम्र सर निपट गई. भाई साहब ने सोचा था कि मैं जो बाबरी मस्जिद के शहीद होने का दिन है. हाँ वो 6 दिसंबर का पता नहीं क्या पगला ये उस दिन ही वांटेड टू डू इट. कभी मुझे लगता है कि ये टेररिस्ट भी थोड़ा कंफ्यूज टाइप के हैं. ये कभी कहते हैं हमें 6 दिसंबर करना है, कभी कहते हैं दिवाली करना है, कभी कहते हैं 26 जनवरी करना है. इनको क्या लगेगा कि एक करेंगे फिर मतलब वहां पे इनको कोई रोकेगा नहीं. नहीं अरे ऐसा. हाँ, इन्होंने पूरा कैलेंडर लगा रखा है कि ये इस दिन ये होगा तो इस दिन ये होगा. पीपीटी पे प्रेजेंटेशन दे के आया था तुर्की में. ये टर्की भी गया था ना. हाँ मुजम्मिल लेके गया था. असली हमको लग रहा है देखो बोलना नहीं चाहता सर वो शब्द. बोलिए आप बोलिए. ग्रीन मैंगो मोर वो मुजम्मिल ही लग रहा है सर इसमें. नहीं वो देखो सुनो, मैं एक बात बताता हूँ. 2 चीजें ध्यान रखना. टर्की सपोर्ट करता है टेररिज्म को. टर्की सपोर्ट करता है टेररिज्म को, ठीक है. और अहमद अल शारा वाला जो ऑपरेशन है वो टर्की का ही था. मेरे मन में यही चल रहा था है ना. जो अलकायदा का था, फिर वो प्रेसिडेंट बन गया सीरिया का, वो व्हाइट हाउस पहुंच गया है. ये सारा का सारा तुर्की ने कराया था. जब आप बात करेंगे पाकिस्तानियों से, ठीक है, वही मैं कह रहा हूं कि इनमें ईमानदारी की बहुत कमी है. शायद हमारी बेवकूफ़ी कि हम पाकिस्तानियों में ईमानदारी ढूंढते हैं. शायद मे बी इट इज आवर स्टूपिडिटी. यही चीज जब पाकिस्तानियों से बात करो, देखो साहब क्या गेम खेला उसने. और खुद के साथ जब होता है तो अरे साहब हम विक्टिम है. फिर गेम दोनों तरफ से खेलो ना यार. कोई इनके साथ कुछ कर दे दाएं बाएं से, मैं कह रहा हूं कि इवन सिस्तान बलूचिस्तान से अगर कुछ हो जाए, ईरान तो हमारे खिलाफ साजिशें कर रहा है और तालिबान हमारे खिलाफ साजिशें कर रहा है. ये खुद करते हैं तब कुछ नहीं होता है ना. सो वॉट एवर हैपन्स फॉर द बेस्ट. अच्छा हुआ सर. ये गली के वो बच्चे हैं जिनका बैट अपना होता है, बैटिंग करके भाग जाते हैं. इनका बैट भी अपना नहीं होता, ये किसी और का बैट लेके भाग जाते हैं. ये किसी और का. हाँ. तो और बताओ प्रोड्यूसर क्या गप है आज की. सर ख्वाजा से एक इंटरव्यू दे रहे थे भाई साहब. हाँ. उनसे रिपोर्टर ने कहा कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने तो मान लिया कि हमने ये अटैक किया था. कहना अच्छा. अरे वो कॉरिडोर में खड़ा हुआ था, वो इंटरव्यू नहीं दे रहा था. वो एक्चुअली आया अपने दफ्तर से बाहर, कॉरिडोर में खड़ा, तो रिपोर्टर वहां पे थे. तो कहता है कि नहीं बेटा आप देख लें, मैंने बहुत बड़ा एक ट्वीट करा है डिटेल्ड में, आप देख लें तफसील से, मैंने उसमें सब कुछ लिखा है. तो उसने फिर भी बोला कि बुढ़ाऊ ने पता नहीं क्या लिखा है, तफसील से मारो गोली. तो कुछ ना कुछ बोलता रहता है, बयान देता रहता है. सर आपको पता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ब्लास्ट की जिम्मेदारी अच्छा ले ली है, हो गया, ऑफिशियल है. ये मुनीर पापा ने बताया. एंड ही इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. यार वी शुड शो दैट क्लिप ना.
Sure. एक मिनट क्लिप देखिए जरा। मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर सीरियसली रियासत को गौर टीटीपी ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने। उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, ऑफिशियली कर ली। ऑफिशियली सर कर उसके बाद जो है कोई गुंजाइश किसी किस्म की शक हुई नहीं गई। टीटीपी जो है वो एक्सटेंशन है काबुल में बैठे हुक्मरानों की, बिल्कुल उनकी एक एक्सटेंशन है, वो कोई इंडिपेंडेंट अदारा नहीं है। उनके तमाम जो लवाकीन और लीडर और सारे चेले चाटे जितने हैं वो सारे काबुल में बैठे हुए हैं। ये देखिए साहब, ये हैं पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, क्या कहते हैं सर इनको? कौन वजीर दिफा। वजीर दिफा। दिफा इज डिफेंस, वजीर रक्षा मंत्री हैं वहां के, आरएम। खारजा किसको कहते हैं सर? खारजा पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी। इसको बनाना चाहिए सर खारजा। वजीर खारजा। खुजली इसी को रहती है जीवन में, हमेशा जब देखो तब खुजाता रहता है इधर उधर इधर उधर, इसी को बनाना चाहिए सर। ये एक और भाई ने बात बोली, कह रहे हैं कि जो दिलीम भाई एक हैं, मतलब एक बहुत दुनिया के अजीम फॉरेन साइंटिस्ट हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं। कौन? बहुत ख्वाजा आसिफ साहब। अच्छा हाँ, अरे जिन्होंने बोला कि सिलेंडर फटा था। मैं ये कह रहा हूँ कि यार आई ऑफन थिंक अबाउट दिस। मैं सोचता हूँ कि ये लोग, मैं आपको रोक रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, कई बार आप मुझे ना बस मेरे मुंह में ऐसा बहुत कुछ होता है कि मैं बोल दे, फिर आप अपना कमेंट लेके आते हैं, रुक जाता है। नहीं तो मेरे ऊपर तो कितने केस लग गए। कोई बात नहीं, भगवान ना करे कभी तुम्हारे ऊपर केस लगे। इट्स नॉट अ प्लेजेंट फीलिंग, बट मैं एक बात बताता हूँ एंड आईड लाइक टू टेल यू दिस दीपेंद्र। बहुत यार ये पाकिस्तान को कितना डैमेज करता है आदमी, ये कोई भी आदमी हो, ये हो शेख रशीद हो, इन लोगों ने पाकिस्तान को कितना ज्यादा डैमेज करा है। और मुझे लगता है पाकिस्तानी सुन्न हो गए हैं। सुन्न हो जाता है ना आदमी, जब बहुत पड़ जाती है मार तो आदमी सुन्न हो जाता है। देन ही बिकम्स इन्योर्ड टू thrashings and beatings and then he says that this is part of the curriculum। वो तो होना ही है, कल गुरुजी आएंगे गणित तो पढ़ाएंगे। तो ये वो वाला चक्कर है ख्वाजा आसिफ का। अब ख्वाजा आसिफ का ये कहना कि उसमें सिलेंडर फट गया गाड़ी में, अब उसने बयान दे दिया, यानी कि ख्वाजा आसिफ ये कह रहा है कि उसके अंदर एक्सप्लोजिव था नहीं, सिर्फ सिलेंडर ही फटा था। राइट? अब कोई भी आदमी ये पूछेगा कि साहब सिलेंडर फटने से 100-200 मीटर तक तबाही मचती है क्या किसी सिलेंडर फटने से? कोई भी ये पूछेगा उससे। उसमें अमोनियम नाइट्रेट के और किसी भी प्लास्टिक एक्सप्लोजिव के, वो सेमटेक्स हो सकता है, वो आरडीएक्स हो सकता है, वो किसी भी तरीके का, वो C4 हो सकता है, किसी भी तरीके का प्लास्टिक एक्सप्लोजिव या सिंथेटिक एक्सप्लोजिव हो सकता है। राइट? उसके ट्रेसेस मिलते हैं क्या? ये पता नहीं क्या। और पाकिस्तानी एंजॉय करते हैं ये सब। ये देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, ये उनका नेशनल कैरेक्टर है पाकिस्तानियों का। दिस इज द नेशनल कैरेक्टर ऑफ पाकिस्तानीज। जैसे कि क्रिकेट मैदान में 6-0 करना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा ज्यादा। जो क्रिकेट के हार्डकोर फैंस हैं उनको फर्क पड़ा थोड़ा सा। आम पाकिस्तानी ने इसी को एंजॉय करा कि उसने 6-0 कर दिया फील्ड में, ऐसे कर दिया बस। मैच में जलील हो गए, कोई ट्रॉफी चोरी करके। सो नाउ द collective IQ of Pakistan is equal to the lowest common denominator। वो वहां पे पहुंच गए हैं कि जहां पे पानी के गिलास से ज्यादा कलेक्टिव उस कौम की IQ नहीं है। एंड दे डिजर्व द फॉरेन मिनिस्टर एंड द डिफेंस मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर एंड द सो कॉल्ड फील्ड मार्शल दैट दे हैव। बिल्कुल सही, जैसी कौम होती है उसके ऊपर वैसे ही हुक्मरान मसल्लत कर दिए जाते हैं। ठीक है, दिस इज ये पक्की बात है, इसमें कोई उसकी बात डाउट वाली बात नहीं है। जैसी कौम होती है वैसे ही हुक्मरान उसके ऊपर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। और बिल्कुल पाकिस्तानीज, शेख रशीद है ना, और वो क्या नाम है उसका, वो जंगली सुअर यार, क्या नाम है उसका? चौधरी फवाद, शेख रशीद, चौधरी फवाद, और ये क्या नाम कहते हैं, ये जो अभी ये ख्वाजा आसिफ, अताउल्लाह तारर को भूल रहे सर आप। अताउल्लाह तारर देखिए अभी वो बैटिंग कर रहा है। अताउल्लाह तारर उस ग्रेटनेस पे नहीं पहुंचा है जिस पर ख्वाजा आसिफ पहुंच चुका है। अताउल्लाह तारर अभी यंग है, ये प्रो मैक्स लेवल पे पहुंच, ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी के हैं देखिए ये अल-फलाह लेवल पे पहुंच चुके हो।
भाई मैंने कभी नाम नहीं सुना था उस यूनिवर्सिटी का यार। किसी ने नहीं सुना था सर, मतलब और स्टूडेंट कश्मीरी है वहाँ नहीं 40% स्टूडेंट कश्मीरी हैं। 40% कश्मीरी हाँ, लेकिन मैं एक बात बताता हूं आपको कि मैं फरीदाबाद कई बार जा चुका हूं, तो ऐसी बात नहीं है कि मैंने फरीदाबाद नहीं देखा है या, और दिल्ली एनसीआर में जो जो चीजें होती हैं जनरली यू आर अवेयर यार अपने शहर के बारे में, तो चाहे नोएडा में हो चाहे गुड़गांव में, यू आर मोस्टली अवेयर ऑफ अ फ्यू थिंग्स हियर एंड देयर। आई नेवर हर्ड ऑफ अल-फलाह यूनिवर्सिटी, पता नहीं कौन से खोपचे में उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि इसकी पूरी फंडिंग की जब जांच होगी, और आई एम श्योर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रहा होगा। फॉरेन फंडिंग है। हाँ, फॉरेन फंडिंग पता लगा है कुछ? अब इसकी वहाँ के एक स्टाफर ने ये बात बोली है कि फॉरेन फंडिंग है। अगर देखो फॉरेन फंडिंग है, फिर ये देखना पड़ेगा साहब कि फॉरेन फंडिंग है, कहाँ से क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसा आ रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी भाई। और ऐसे कितने अल-फलाह यूनिवर्सिटी भारत में बनी हुई हैं? जरूर होंगी। हाँ, नहीं 100% हैं। वो वही। कहाँ हैं वो पता लगाइए, फिर आपको पता लगाना पड़ेगा खुद के, क्योंकि अब इन्होंने बोल दिया है कि वो जो देखो ये हुआ क्यों, जी। ये हुआ इसलिए, एक जमाने में नहीं होता था ये हुआ इसलिए क्योंकि इंडियन आर्मी ने लाइन ऑफ कंट्रोल को सील पैक कर दिया। इंडियन आर्मी लाइन ऑफ कंट्रोल पे इतनी ज्यादा इफेक्टिव हो गई कि लाइन ऑफ कंट्रोल से, अब देखो जो आर्मी का वो 750 किलोमीटर की लगभग है लाइन ऑफ कंट्रोल, इंडियन आर्मी ने उसको वैक्यूम पैक कर दिया, वैक्यूम सील कर दिया बिल्कुल। अब कोई 1000 में से कोई एक आता, कोई घुस गया तो घुस गया, वहां पे सभी वहीं पे निपटा देती है इंडियन आर्मी, घुस ही नहीं पाते, इतने क्लोजली लाइन ऑफ कंट्रोल को उसने कैच कर लिया। अब प्रॉब्लम कहां हो रही है असल में? जो परेशानी है, जो समस्या है, वो कहां से हो रही है? समस्या यहां से हो रही है भाई कि दे आर रेडिकलाइजिंग थ्रू द इंटरनेट। अब ये जो लेडी है, जो डॉक्टर शाहीन है, डॉक्टर शाहीन थोड़ा ना वहां पे गई जैशे मोहम्मद के हेडक्वार्टर में, उसको तो उस इमाम की बीवी ने रेडिकलाइज करा। अग्री। शोपियां का कहां का था इमाम? शोपियां का जो इमाम था उसकी बीवी ने इसको रेडिकलाइज करा। अब ये देखो कि क्या इमाम की बीवी कभी पाकिस्तान गई है? क्या वो कभी जैशे मोहम्मद के हेडक्वार्टर गई है? मोस्ट प्रोबेबली नॉट, मोस्ट प्रोबेबली नॉट। ठीक है ना? यानी कि कुछ ऐसा कम्युनिकेशन का नेटवर्क है थ्रू द इंटरनेट, थ्रू मोबाइल फोन एप्स, जिससे लोगों को इतना ज्यादा रेडिकलाइज कर पाते हैं भारत के अंदर बैठे हुए कि वो जाके फट जाएं पब्लिक प्लेस में। ये तो अल्टीमेट लेवल ऑफ रेडिकलाइजेशन है ना, जहां पे इंसान कह रहा है कि मैं फट जाऊंगा। और जैसा कल मैंने कवर करा, एक पढ़े लिखे इंसान, एक डॉक्टर को एमबीबीएस की फीस काफी होती है, करोड़ के आसपास की होती है एमबीबीएस की फीस। तो किसी को ये कहना कि ये बेचारे गरीबी से हारे हुए, कोई गरीबी से हारा नहीं, दे मस्ट हैव कम फ्रॉम एटलीस्ट मिडिल क्लास ऑब्लिक अपर मिडिल क्लास फैमिलीज। समझ रहे हैं? उसको एक अंगूठा टेक इमाम मस्जिद रेडिकलाइज कर लेता है। अंगूठा टेक ना भी हो, कम पढ़ा लिखा उससे कम पढ़ा लिखा इमाम मस्जिद एक डॉक्टर को, एक एमबीबीएस क्वालिफाइड जो कि कंपटीशन के थ्रू आया है, उसको रेडिकलाइज कर लेता है। सोचो, ये तार अल-फलाह यूनिवर्सिटी, आई थिंक इट इज वन ऑफ hundreds of such universities in India that have foreign funding, that have funding through, हमने यही तो कवर करा था पाकिस्तान में, नार्को टेररिज्म का नहीं कवर करा था हमने कि नार्को टेरर हो रहा है पाकिस्तान में? यही तो होता है। पाकिस्तान इज द हब ऑफ नार्को टेरर। जो उन्होंने पूरी जमीनें ले रखी हैं बलूचिस्तान में, जहां पे उन्होंने कर रखा है खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में, पाकिस्तानी आर्मी के आशीर्वाद से हो रहा है। हाँ, जो S1 यूनिट का हमने कवर करा था, जो उनकी सीक्रेट यूनिट है S1 पाकिस्तान आर्मी की, जिसको ISI चलाता है, वो S1 यूनिट क्या है, उसकी फंडिंग कहां से आती है? सारी की सारी ड्रग से आती है। तो ये जो आतंकवाद फंड हो रहा है, ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी जैसी, मैं ये नहीं कह रहा कि अल-फलाह में यहां से पैसा आए, मैं कह रहा हूं अल-फलाह जैसी यूनिवर्सिटीज बोल रहा हूं, जहां के ताने बाने जुड़े हैं। आपको क्या लग रहा है कि फॉरेन फंडिंग कौन दे रहा है अल-फलाह यूनिवर्सिटी को? और ये पैसे कहां से आ रहे हैं? अब आपको पता लगेगा ऑब्सक्योर सा अकाउंट है, केमन आइलैंड से कुछ पैसे आए हैं, कुछ कहीं से आए हैं, कोई बहामास से कुछ पैसे आ गए, बोला कि $50,000, $20,000, $1,000, $3,000, इस टाइप के छोटे छोटे कट 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 अपने अमाउंट। ऐसा नहीं कि एक साथ $10 मिलियन आ गए, छोटे छोटे अमाउंट आ रहे हैं अंडर द रेडार। Most of it is drug money in many cases because that is how Pakistan does it. I'm not talking about Al-Falah, but I'm just saying generally that most of it comes through narco terrorism, हम इसको कहते हैं। आप सर जब ये बता रहे थे कि ऑनलाइन रेडिकलाइज किया, तो मुझे याद आ रही है एक रिपोर्ट सर बहुत पहले
हमने कवर भी की थी, अभी नहीं, हो गया मुझे लगता है साल भर हो गया, कि जम्मू कश्मीर में स्टूडेंट्स के ग्रुप में ये घुस के रेडिकलाइज करने की जो कोशिश चल रही थी। एपीएस स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में ये घुसे हुए थे कई। हाँ, ये घुसे हुए थे कश्मीर में, यू आर राइट। ये कुछ साल पहले की बात है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये देखो, ये सब तरीके हैं। पाकिस्तानी फौज कभी आपसे डायरेक्ट आके नहीं लड़ेगी, उसकी लड़ाई ट्विटर पे है, उसकी लड़ाई टिकटॉक पे है। 6-0 ये ड्रामा करेगी। आसिम मुनीर का दिल जानता है, सैटेलाइट इमेजेस जानती हैं, वेस्ट के टॉप एनालिस्ट्स जो हैं, विद प्रूफ, विद वीडियोस, वो जानते हैं कि पाकिस्तान को सुअर की तरह मारा था। उन 4 दिनों में पाकिस्तान को सुअर, जैसे सुअर पिटता है ना, सुअर की तरह पिटा था पाकिस्तान। लेकिन निकलते ही सुअर ने अपने बदन से मट्टी झाड़ी, गंदगी झाड़ी, ऐसे करा उसने और बोला कि नहीं 6-0। क्योंकि कौम वहां की वैसी है, जिसको आप जैसा समझा दोगे वैसा समझ जाएगी। जाहिल लोग हैं, पढ़े। इसीलिए तो मैं कहता हूं, लोग कहते हैं पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम खराब है। हो गई, एजुकेशन सिस्टम नहीं, पाकिस्तान का सिस्टम खराब है। आप उसके आगे एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, सब उसके आगे लगा लो, पाकिस्तान का सिस्टम खराब है। तो आपने लोगों को जाहिल रखा, क्योंकि फिर आप समझा सकते हैं उनको। अब कोई भी अगर दूसरी कौम होती, थोड़ी सी पढ़ी लिखी होती, जहां पे लोग मदरसे में नहीं जाते, जहां पे नॉर्मल स्कूल में जाते, कोई भी कहता 6-0, कहता सर प्रूफ क्या। इंडिया में तो मांगते नहीं है। अरे इंडिया में चढ़ दौड़ते हैं। इंडिया में क्या प्रूफ है आपके पास? अच्छा, किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने, टीवी एंकर ने पूछा ख्वाजा आसिफ से कि ख्वाजा आसिफ साहब आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने 6 राइफल गिराए? वो प्रूफ पूछा वो फॉरेन जर्नलिस्ट ने, वो फॉरेन जर्नलिस्ट ने पूछी याल्दा, तभी। हाँ, याल्दा, हाँ, क्या नाम है? याल्दा हकीम ना, याल्दा हकीम, समथिंग लाइक दैट। याल्दा हकीम ने पूछा, शी इज अ फॉरेन जर्नलिस्ट, फॉरेन नेटवर्क के साथ है। उसने पूछा आपके पास क्या प्रूफ है? उसने बोला इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया। पाकिस्तानियों में ना इतनी अकल है, ना इतना जमीर है, ना इतनी गैरत है, क्योंकि बड़ा आदमी है ना, इनको 4 थप्पड़ मार के जेल में डाल देगा। जो बड़े बड़े टीवी एंकर लाहौर के स्टूडियो, कराची के स्टूडियो में बैठे हुए हैं, या कहीं और बैठे हुए हैं, इस्लामाबाद में, जहां पे भी इनके नेटवर्क्स हैं, वहां से अगर बाय द वे इन्होंने मुंह खोल दिया अपना, बाय द वे अपना मुंह खोल दिया कि साहब ये है, आप बताओ कैसे हुआ? आप बताओ। भारत ये कह रहा है कि उसने ये पाकिस्तानी टेलीविजन पे कभी देखी ऑपरेशन सिंदूर की सैटेलाइट इमेजेस, मैक्सा टेक्नोलॉजीज की, या किसी और से? चाइनीज से ले आते भाई। तुम्हारे तो अब्बा हैं चाइना, तुम्हारे तो बाप हैं बीजिंग से, बोलते कि भारत का प्रोपेगेंडा हमें सबके सामने एक्सपोज करना है। लो नहीं, एक फोन गया, सारे के सारे टीवी एंकर पाकिस्तानी टेलीविजन के दुम पैर के नीचे दबा के। तो ये चलता है पाकिस्तान में यार। दिखाया था इन्होंने, कुछ सबूत दिखाए थे, तेल गिरा था तो बोले देखो ये ब्लास्ट किया हमने। हाँ, वो वहां वो कह रहा नहीं वो ऑयल स्पिल है, कह रहा नहीं ऑयल स्पिल नहीं है, यहाँ पे हमने ब्लास्ट कर दिया। ठीक है, यही तो ख्वाजा आसिफ जैसे ना कि सिलेंडर फट गया, ये इस वो तो देखिए सर, उसको बता रहा हूँ, मेरे पास उसका प्रूफ है। उनको पता है कि चाचू का, ताया का, फुप्पो का बेटा जब फटा था तो पूरी मस्जिद उड़ा दिया, पूरी बाजार उड़ा दी। यहाँ सिलेंडर फट के इतना तो हो ही सकता है, वैसा उसने वो कैलकुलेट करा होगा ना। वो वाला कैलकुलेशन है। हाँ, और बताओ सर। एक खबर आई सर, जो मेरे लिए थोड़ी सी वो थी। पाकिस्तान का नेवी चीफ है सर, एडमिरल नवीद अशरफ, वो ढाका गया है सर। क्या? पाकिस्तान का नेवी चीफ नवीद अशरफ ढाका गया है सर, और वो जनरल वकारुज़्ज़मान से मिलेगा, एडमिरल नाजमुल हसन से मिलेगा, और ये तमाम नेवल ऑफिशियल से मिलेगा। लोग कह रहे हैं डिफेंस और इन सब चीजों पे उनकी बातचीत हो रही है। कुछ नहीं हो रहा। यू आर टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तान नेवल चीफ गोइंग टू बांग्लादेश। कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। ये चीज तभी तक चलेगी जब तक मोहम्मद यूनुस कुर्सी पर विराजमान है, उसके बाद ये चीज खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये चीज सस्टेनेबल है ही नहीं। ये चीज देखो, जब तक मास मूवमेंट नहीं होती ना, कोई चीज सस्टेनेबल नहीं होती। एक जनरल फ्लाइट पकड़ के आएगा चाइना से गोल घूम के या नीचे से गोल घूम के, वो एक अलग चीज है। ठीक है, कल क्या शहबाज शरीफ बांग्लादेश जा सकता है? बिल्कुल। क्या मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान जा सकता है? बिल्कुल। राइट। इंडिया प्रॉब्ली यस बोल देगा अगर शहबाज शरीफ का जहाज है। लेकिन ये जो हम कह रहे हैं कि ये दोनों देश आपस में कनेक्टिविटी, बीच में भारत है, आप कैसे कनेक्टिविटी बनाएंगे? कैसे? आप उड़ के जा नहीं सकते, जमीन से आप जा नहीं सकते, और जो समुद्री मार्ग है वो इतना ज्यादा लंबा है, हजारों किलोमीटर का,
कि अगर आप कोई भी देखे, पहली बात तो दोनों के पास ट्रेड करने के लिए कुछ है नहीं। एक तो आपके पास मोटा सामान होता ना, आपके पास कोई बहुत बढ़िया चीज होती, तो फिर उससे क्या होता है कि जब आपके पास कोई चीज होती है बहुत तगड़ी, व्हाट हैपेंस इज दैट देन एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस, देन यू डिसाइड द इकोनॉमिक्स कि भाई इसके फाइनेंशियल्स क्या, हम इतना भेजेंगे, इंश्योरेंस में इतना लगेगा, लॉजिस्टिक्स में इतना लगेगा। अब दोनों कोई चीज तो बनाते नहीं है। जब दोनों कोई चीज बनाते नहीं है, ये सिर्फ मिलके एक माहौल, जैसे बुढ़िया के बाल खाए हैं, अरे कौन नहीं खाया है ना, उसको अंग्रेजी में कैंडी फ्लॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैंडी फ्लॉस। कैंडी फ्लॉस कहते हैं। ये कुछ नहीं है, कैंडी फ्लॉस है, दिखने में इतना है, इसको निचोड़ोगे इतना ऐसा है, बॉल सी छोटी सी है, और वो भी नहीं है ये, बस दैट्स इट। तो इसको ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं कि ये वहाँ पे चला गया, वहाँ पे चला गया। चिकन नेक में आसिम मुनीर जाके चिकन नेक में अपनी दूसरी शादी कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ आसिम मुनीर जाए वहाँ पे अपना निकाह पढ़वा ले चिकन नेक के आसपास, कुछ नहीं होगा। इनमें कैपेसिटी है ही नहीं। बांग्लादेश में ना कैपेसिटी है, ना विल है, ना पाकिस्तान में कैपेसिटी है। ये सिर्फ एक नई नई चीज़ें। चलो ठीक है, हो गया। ओके भैया, राम राम। जय श्री राम।